डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, टर्म 1 एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं अभी सितंबर में, उसी के लिए आपके मॉडल पेपर जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा। इनके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट करवा दिया गया है, उसको ज़रूर आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका फर्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ हुआ हुआ मूवमेंट। तो हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसके संस्थापक थे हुइन फूसो। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? HUYNH, यून, फिर लिखेंगे फू, FPHU, और फिर इसके बाद में सो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा इंग्लिश में। और हिंदी में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको हुइन, उसके बाद में लिख देंगे फू, और फिर यहाँ पे लिख देंगे सो। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हुइन फो शो। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, इन विच डिजीज स्प्रेड रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किससे फैली? तो ये फैली थी आपके कैटल्स एंड बफेलोस से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैटल एंड बफेलो। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे मवेशी, मवेशी। इसको एक मिनट इरेज कर दूं। यहाँ पे आ जाएगा मवेशी। ठीक है, मवेशी में ये वाला, मवेशियों और भैंसों से। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, मवेशियों और भैंसों से। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, मरियाना वाज द एलजेरी ऑफ विच नेशन। मरियाना किस राष्ट्र की प्रतीक थी? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आपको सभी को पता है, फ्रेंच या फ्रांस। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रेंच, या फिर हम हिंदी में लिखें तो फ्रांस जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आ जाइए, यहाँ पर है, नेम द स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, उस स्टेट का आपको नाम बताना है। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो हम लिख सकते हैं इसको महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, हिंदी में महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो आपका एक तो आता है रिन्यूएबल सोर्सेज आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और एक आता है आपका नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम कर सकते हैं इसको कि आपका हो जाएगा नवीनीकरण। ठीक है, नवीकरणीय, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए। तो दो टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, वेयर इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो सभी को पता है, ब्रुसेल्स में है। तो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें में पूछा गया, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टेक्ट। भारतीय संदर्भ में सत्ता के साझेदारी के कितने स्तर हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्तर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। आपको सभी को पता है जीडीपी का जो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सभी ने आंसर सभी को पता होगा, ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ थिंग्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कौन सी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है। तो विनिमय का माध्यम अभी के, अगर इसमें ऐसा कुछ तो पूछा नहीं है कौन से टाइम का है, तो यहाँ पे हमारा मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मुद्रा बोल सकते हैं, तो ये हो गया मनी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका, व्हेन डिड द अर्थक्वेक इन गुजरात, गुजरात में भूकंप कब आया। अर्थक्वेक जो है आपका आया था 2001 में, वो भी कौन से समय पे, 26 जनवरी 2001। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन के आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पहला पूछा गया, हु प्लेड द मेजर रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही थी, तो वो थे बिस्मार्क। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, व्हेन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा अधूरा क्वेश्चन दिया गया है और हिंदी में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लाहौर में भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। यहाँ पे लाहौर का यूज़ किया गया है, जबकि आपके इंग्लिश वाले पोर्शन में कहीं भी लाहौर नहीं है। तो भी हमारे पास इस यहाँ पे ऑप्शंस भी दो ऑप्शंस सेम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो लाहौर के हिसाब से हम बात करें तो हमारा आंसर जो है 1920 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन ही सही है। 1929 जो है ये ऑप्शन सही है। लाहौर में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज्य का, जो है 1929 में हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पूर्ण स्वराज्य जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा गया है इसमें से पूछा गया है, द फॉलोइंग इज जायद फसल। तो यहाँ पर निम्न में से जायद फसल कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तरबूज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है थर्ड का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तरबूज जो है वाटरमिलन, ये आपका जायद की फसल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, इन विच सेक्टर फाइंड द डेयरी एग्रीकल्चर एंड फिशरी, कृषि डेयरी और मत्स्य किस क्षेत्र के उदाहरण हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी मतलब काम आते हैं जो प्रकृति से सीधे रिलेटेड, यानी सीधे के सीधे आपको कुछ उगाना है जो आपको प्रकृति पर ही निर्भर होगा, कुछ लेना है तो प्रकृति पर ही निर्भर होगा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं तो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन, वेयर वाज द लार्जेस्ट सुनामी। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में फिर से क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। लार्जेस्ट का मतलब क्या है, पीपल डाइड या लहरों के लार्जेस्ट की बात कर रही है, सबसे बड़ी सुनामी कहाँ से आई। अब इसमें क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया कि कहाँ से आई है। ठीक है, तो देखिए लार्जेस्ट सुनामी जो है वो सारे के सारे कोस्टल एरिया से आती हैं, और एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सुनामीज़ हैं। फिलिस्पीन जो है इसमें सबसे मेन माना जाता है, इंडिया भी इसमें शामिल है, जापान भी है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इनमें से जो आपको सही लगता है, इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो जाके आप इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको जो है इसका आंसर दे देना चाहिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के भी आप मदद कर पाएँ, और क्वेश्चन लिख दें कि क्वेश्चन एक्चुअली होना क्या था, तो भी आपका जो है बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द कॉलम्स ए एंड बी, ए से बी को मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये जो है 1930 में हुआ था, तो यहाँ पर मैं 1930 वाले को इससे मिला देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो है 1789 में हुआ था, तो यहाँ पे 1789 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को इससे मिला देते हैं हम। इसके बाद जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेट जो है वो कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, स्टेट तो एक ही दिया हुआ है, बाकी सब सन दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इसको तमिलनाडु से मिला देंगे। कोपरा जो है ये क्या होगा, तो कोपरा जो है ये एक आपका एक्ट है जो 1986 में
लागू किया गया था, तो इसको हम 1986 से मिला देंगे। और इसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीजेपी वो 1980 में है, तो यहाँ सामने ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पांचों को मिला देना था। आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, तो इसको हम इससे मिला देंगे। फ्रांस की क्रांति जो है आपकी 1789 में हुई थी, तो इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद में वर्षा जल संग्रह राज्य जो है वो तमिलनाडु है, इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में पास किया गया था। आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही आप कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे तो उसमें आपको ये उपभोक्ताओं के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में मानी जाती है। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब आते हैं सेक्शन बी में, जिसके आंसर्स हमें देने हैं। सेक्शन बी में जो है व्हाट इज मीन्ड बाई द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का जो है आइडिया क्या है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह इज नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो यहाँ पर जो है मास एजिटेशन जो है यही सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका है, ठीक है ना। सत्याग्रह इज नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड अपॉन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ फॉर द ट्रुथ। तो जो सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जो है बल दिया है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज इज ट्रू and if the struggle is against injustice then the physical force was not necessary to fight the oppressor। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि यदि यदि मतलब सत्याग्रह सुझाव देता है कि यदि आपका कारण जो है वो सही है और संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, तो आपको उत्पीड़क यानी कि जो आपको उत्पीड़न दे रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यही सत्याग्रह का मीनिंग है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे हिंदी में मैंने इसको समझाया हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर सैकरिटी। तो यहाँ पर सैकरिसिटी, तो सैकरिसिटी क्या होता है, ये कमी होती है। वाटर सैकरिसिटी मीन्स वाटर जो है सैकरिसिटी, वाटर सैकरिटी मीन्स वाटर स्कैर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, जल दुर्लभता का अर्थ होता है जल की कमी। इन अदर वर्ड्स की बात करें तो व्हेन द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेस देन द डिमांड इज कॉल्ड वाटर स्कैर्सिटी। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब जल की पूर्ति जो है मांग से कम हो जाए तो वो जल दुर्लभता कहलाती है। यानी कि जब हमें पानी की आवश्यकता है लेकिन पानी ना मिले तो उस कमी को ही हम जल दुर्लभता कहेंगे। और देश के कई क्षेत्रों में जो है जल की कमी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है हमको केवल इतना ही डिफाइन करना था, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी तट के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा जो है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाती है, जिसको अलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी ही क्यों कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्यों कहा जाता है, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और extraction of natural resources. It involves cultivation of crops, foods, vegetables और rearing of livestock etc. which are required for a living bill। यानी प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक गतिविधि प्रकृति साधनों के उत्पादन या निर्कर्षण से जुड़ी हुई है। सारे के सारे जो प्राथमिक एक्टिविटी है वो सारे के सारे प्राकृतिक साधनों से जुड़ी हुई है, जिसमें फसल आ जाते हैं, फल और सब्जियों की खेती, पशु को पालना आदि इसमें शामिल होते हैं, जो कि जीवन व्यापन के लिए या जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। सामुदायिक सरकार का क्या अर्थ है, तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वन इन विच different social groups are given the power to handle the affairs related to their communities। एक सामुदायिक सरकार वह है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है। और दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क जॉइंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मासेस विदाउट अनडिटरमाइनिंग एनी वन कम्युनिटी। और उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उनसे ये आशा की जाती है कि वे किसी एक समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए मिलजुल कर संयुक्त रूप से काम करें।
नेक्स्ट जो है छठा क्वेश्चन, इसमें स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुनामी। तो आपको सुनामी की दो विशेषताएं बतानी है। तो इट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड कवर्स ऑल एंटायर ओशियन। पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि ये जो है एक ही उद्गम स्थल से सभी दिशाओं में फैलता है और पूरे महासागर को घेर लेता है। दूसरी विशेषता है इट जनरली कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ वेव विद पीरियड्स रैंगिंग फ्रॉम मिनट टू हावर। यानी कि इसमें आमतौर पर तरंगों की एक बहुत ही विशाल श्रृंखला या श्रृंखला होती है जो जिसकी अवधि जो है मिनटों से लेकर घंटों तक हो सकती है। यानी सुनामी जो है मिनटों में भी खत्म हो सकती है और कई घंटों तक चल भी सकती है। थर्ड, इसका अगर हम चाहें कैरेक्टरिस्टिक लिखना, तो मोस्ट सुनामी हैव लेस देन 3 मीटर वेव हाइट। और जो मैक्सिमम जो सुनामी होती है अधिकतर, उनकी अधिकांश सुनामी की लहरों की ऊंचाई जो है 3 मीटर से कम होती है। हालांकि 30 मीटर्स की सुनामी भी आई हुई हैं, लेकिन वो कुछ कुछ हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी सुनामियों को देखा गया, अगर 50 सुनामियाँ आई हैं तो 50 में से आपके 40 के आसपास जो है सुनामियों की ऊंचाई जो है 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है। उनकी लहरों की ऊंचाई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं है। बाकी जो है मैक्सिमम ऊंचाई 30-30 मीटर तक है, बहुत ऊंचे ऊंचे भी हैं। इसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो वुमेन प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद है दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट्स, फेस द tortures of police, stirred with males, spread the idea of liberal nationalism, and also were member of various revolutionary organizations। तो इसमें बोला गया उन्होंने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, पुलिस की यातनाओं का सामना किया, पुरुषों के साथ जो है वो खड़े रहे, पुरुषों के साथ खड़े हुए और उदार राष्ट्र के, यानी कि जो उदार राष्ट्रवाद के विचार को भी फैलाया और विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के भी सदस्य रह चुके हैं। एक गुड एग्जाम्पल इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसका एक अच्छा उदाहरण जो है फ्रांसीसी क्रांति है, इन विच मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इक्वली, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने समान रूप से भाग लिया। इन स्पाइट ऑफ दिस, और इसके बावजूद भी, they were not given any political rights and right to vote till the end of 19th century। और इसके बावजूद भी जब इतना इन्होंने भाग लिया, डंडे खाए, पुरुषों के साथ खड़े रहे, कई यातनाएं झेले, उसके बावजूद भी उन्हें 19वीं सदी के अंत तक कोई भी राजनीतिक अधिकार और वोट देने का अधिकार जो है नहीं दिया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश के लिए। हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आंसर्स लिखे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, वाई डू वी नीड कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो हमको जो है भारतीय कृषि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको बताना है। तो मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट टू कंजर्व बिकॉज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन मिनरल्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं खनिजों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग और कृषि पूरी तरह से खनिजों पर मिनरल्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम, खनिजों पर और उनसे निर्मित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। और हम जो तेजी से खनिजों संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें नवीनीकरण के लिए लाखों वर्ष की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर लिमिटेड इन नंबर एंड एग्जॉस्टेबल। और जो पृथ्वी की सतह पर जो पाए जाने वाले खनिज संसाधन हैं, उनकी संख्या जो है लिमिटेड है, सीमित है, और ये जल्द ही जल्द जो आए, और ये जल्द से जल्द समाप्त होने वाले भी हैं, या एग्जॉस्टेबल भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो है आपको इम्पैक्ट बताना है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। ठीक है, इसको बताना है आपको। तो इसको हम नंबर वाइज लिखेंगे और इसमें से 2-3 पॉइंट आप लिख देना, आपके पूरे कंप्लीट आंसर्स माने जाएंगे। पहले पॉइंट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया कल्चर्स आर एज। फर्स्ट जो है इसका इम्पैक्ट है यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या है, नई तकनीकों का प्रयोग हुआ। increased use of various technologies such as pesticides and fertilizers as well as new breeds of high yield crops were employed to increase the food production।
तो इसमें क्या है, नई तकनीकों का प्रयोग क्या किया गया, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे कीटनाशक और उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के साथ साथ जो है उपज वाली किस्म की बीज जो है, ब्रीड्स ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स है ना, उपज वाली उच्च उपज वाली बीजों वाली फसलों की नई नई नस्लों में जो है उपयोग की गई और उनकी वृद्धि की गई, ठीक है। और दूसरा जो है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का भारतीय कृषि पर, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड मैनी इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो जिसमें है वैश्वीकरण के कारण जो हरित क्रांति थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके कई प्रभाव रहे। इसमें क्या हुआ, ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज कंसिडरेबली इन द कंट्री, और नई तकनीक को अपनाने से देश में खाद्य उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद थर्ड है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आप जो भी आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम की बात करें तो आपका जो है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। तो रिसीविंग द इंटरनेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ इंडिया, there is an increase in farmers agriculture product, new technology, new seeds, new agriculture practices etc helped to grow the agriculture product। अब इसमें राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि हुई, भारत की कृषि वस्तुओं के लिए जो कृषि के जो भी हमें संसाधन चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त करने के लिए किसान के कृषि उत्पाद में जो है वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भारत की कृषि वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त करने से, कृषि वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त करने से जो है कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, और नई तकनीक, नई बीज और नई कृषि पद्धतियों आदि ने जो है कृषि उत्पादन को जो है विकसित करने में मदद की, हेल्प की, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, रिडक्शन इन पॉवर्टी यानी कि गरीबी में कमी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ग्लोबलाइजेशन इज कॉमनली characterized as increasing the gap between the rich and poor, but it is a matter of looking as poverty in relative terms. India's main concern is of poverty, which is worse than death, and if India makes effort, globalization can be a key to get rid of it। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि आप, यह भी सच है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, यह भी सच है कि वैश्वीकरण को आमतौर पर अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बट लेकिन यह गरीब को जो है अलग से देखने का मामला है। भारत की मुख्य चिंता जो है वो गरीबी है, जो मौत से भी बदतर है, ठीक है, जो मौत से भी बदतर है। अगर भारत प्रयास करेगा या करता है तो वैश्वीकरण इस गरीबी से छुटकारा पाने की एक कुंजी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वैश्वीकरण के प्रभाव को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इनको पॉइंट वाइज को जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये भारतीय कृषि के प्रभाव जो है, इसमें फर्स्ट नई तकनीक है, दूसरा है आपका कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और गरीबी में कमी, ठीक है। तो ये सारे वैश्वीकरण के जो है क्या है, इफेक्ट है। चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया कॉन्स्टेक्ट। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल हो जाती है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है एक तो, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी जिसमें आपका आ जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो दोनों ही जरूरी हैं। तो देखिए यहाँ पे देयर आर डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। तो भारत में सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूप हैं। फर्स्ट जो है हम कह सकते हैं शक्ति का क्षैतिज वितरण, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का क्षैतिज वितरण। तो इसमें क्या है, पावर इज शेयरिंग अमोंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेट और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें जो है सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच साझा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज एंड यूटिलाइज अनलिमिटेड पावर। और उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं, यह वितरण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग जो है असीमित शक्ति का प्रयोग या उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गन कीप्स
एन आई ऑन द अदर्स। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर जो है हमेशा नज़र रखता है। जो भी अगर गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव असेंबली कर रही है तो उस पर एग्जीक्यूटिव नज़र रखते हैं, एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है तो जुडिशरी जो होती है वो उस पर नज़र रखते हैं। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर नज़र रखता है। और दूसरा इसमें जो है दिस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। और जो है ये व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें जांच और संतुलन की प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग का है तो शक्ति का लंबवत वितरण, अभी क्षैतिज विवरण देखा था। और यहाँ पर पावर कैन बी शेयर्ड अमोंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पर जो है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है इसमें। ठीक है, अब ये सत्ता का बंटवारा जो विभिन्न स्तरों पे किया जाता है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक जो है सीधे सीधे कहते हैं पूरे देश के लिए एक सामान्य केंद्र सरकार हो सकती है। एंड गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड रीजनल लेवल वर्क इन द सिस्टम। और इसमें जो है एक तो सीधा सीधा पूरे देश के लिए एक सामान्य केंद्र सरकार हो सकती है, या फिर राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कई सरकारें जो है इस प्रणाली में काम करती है। एग्जाम्पल के लिए बोले तो इंडिया यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उदाहरण के लिए भारत का केंद्र सरकार जो बोल सकते हैं भारत केंद्र सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ये सारे इस टाइप के उसमें काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो उदाहरण के साथ में इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पर पूछा गया है भूमंडलीय से क्या अभिप्राय है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो बस ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। Globalization is the integration between countries through the foreign trade and foreign investment by multinational corporation, जिसको MNCs भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और increases in foreign trade, migration of people from one country to another, the flow of capital, finance from one country to another, and private and public investment from फॉरेन कंट्रीज ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूट द ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसको समझें पूरी तरह से तो वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों यानी एमएनसी द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण है। ठीक है, क्या है ये, इंटीग्रेशन है, एकीकरण है। और जो है यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में वृद्धि, और माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और एक से दूसरे देश में लोगों का प्रवास। एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और एक देश से दूसरे देश में पूंजी या वित्त का प्रवाह। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूट द ग्लोबलाइजेशन। और जो है प्रवाह और विदेशों से निजी और सार्वजनिक निवेश सभी मिलकर वैश्वीकरण में योगदान करते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा आपका ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जो है वो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक लाइन में हम वैश्वीकरण को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नीचे वाली लाइन हमें लिखनी होगी। ग्लोबलाइजेशन का जो मीन है वो आपको यहाँ से केवल यहाँ तक ही लिखना है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग निकल जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशंस, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो हम इसको 4 स्टेजेस में समझेंगे। तो हमारा जो 4 स्टेजेस है अगर हम इसको समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको आसानी से ये सब याद हो जाने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, इसमें क्या है, तो जर्मनी हैज़ फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था देखिए, इन 18th सेंचुरी जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, पर्सिया, बावरिया और सैनॉक्सी एटसेट्रा। तो 18वीं सदी में जर्मनी अनेक राज्यों पर्शिया, बावेरिया और सक्सेनी आदि में विभाजित था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसी में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था। और देयर फॉर द पेस ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वेरी स्लो, और इसी वजह से आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी। विद द अवाकिंग ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, people of different states of Germany started raising the demand for unifications। ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोग ने जो है एकीकरण का मांग जो है उठाना प्रारंभ कर दिया। इन 1815 और 1815 ईस्वी में an attempt was made to establish the German Federation by uniting the state of Germany with Austria। तो 1815 में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के जर्मन महासंघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया। ए नेशनल पार्लियामेंट वाज
कन्वेंटेड इन फ्रैंकफर्ट विद was entrusted with the task of making constitution। और इसी को लेकर के जो है क्या किया, फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का। बट दिस पार्लियामेंट कुड नॉट गेट सक्सेस ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रिया। और परंतु यह पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जब यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो सेकंड स्टेज में फिर कुछ हुआ होगा, तो सेकंड स्टेज को देखते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन, इस क्रांति की असफलता के बाद, द वर्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज डन बाय बिस्मार्क नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बट विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी। और जो है इस क्रांति की असफलता के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में ना होकर के बिस्मार्क द्वारा जो है सैन्य शक्ति और कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। बिस्मार्क accomplished this task of unification through the policy of blood and iron। और बिस्मार्क ने जो है अपनी रक्त और लोह की नीति द्वारा इस एकीकरण कार्य को पूरा किया। फर्स्ट इन 1864 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क देयर वाज ए वार बिटवीन पर्शिया एंड डेनमार्क इन विच पर्शिया वन एंड गोट टेरिटरी ऑफ सेचविंग, ठीक है ना, तो शेल्सविंग। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, उसने अपने रक्त और लोह की नीति द्वारा जो है एकीकरण के कार्य को पूरा किया। और सबसे पहले जो 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में ही 1864 ईस्वी अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क के नेतृत्व में ही पर्शिया और डेनमार्क के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें पर्शिया की जीत हुई और उसे सेल्सविंग नामक जो है ये प्रदेश प्राप्त हुआ। ठीक है, इस सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखिए क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, इन 1866 पर्शिया फॉट विद ऑस्ट्रिया। 1866 ईस्वी में जर्मनी, यानी उस टाइम उसको फर्शिया बोलते थे, तो जर्मनी फॉट विद ऑस्ट्रिया, तो जो है फर्शिया ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया या उसका युद्ध हुआ। आफ्टर द विक्ट्री इन दिस वार मैनी टेरिटरीज सच एज हैनओवर। और जो है इस युद्ध में विजय के पश्चात पर्शिया के साथ अनेक प्रदेश जैसे कि आपका इसमें हनोवर और होल्स्टीन और लक्समबर्ग और कैसल और फ्रैंकफर्ट आदि जो है ये आ मिले, ठीक है, केम विद पर्शिया। और इसके बाद में ऑस्ट्रियाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम जर्मनी नाउ एंडेड फॉरएवर। और जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव जब अब जर्मनी से बिल्कुल इसका खत्म हो गया था। एंड दिस ऑल्सो मेड द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ईजियर। और इससे जो है जर्मनी की एकीकरण के कार्य में सहायता मिली या सरलता मिली। और फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में हम देख सकते हैं फाइनली इन 1870 देयर वाज ए फायरेंस वार ऑफ जर्मनी विद फ्रांस इन which France had to face defeat। The importance of territories of Alsace and Lorraine were taken away from it। और जब फाइनली अंत में क्या हुआ, 1870 में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। फ्रांस हैड टू फेस द डिफीट, है ना, और उसे अल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश जो है छीन लिए गए। फ्रांस के पास जो ये दो प्रदेश थे, अल्सेस और लॉरेंस, इसके ये जो महत्वपूर्ण प्रदेश थे ये छीन लिए गए फ्रॉम इट। और इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज कॉन्क्वेस्ट्स द रिमेनिंग जर्मन टेरिटरीज सच एज बाविया। और आपका जो है इसमें क्या है, इस विजयों से प्रभावित होकर के शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश जिसमें बवेरिया था और बर्टमबर्ग है, बैडन है और दक्षिणी हेस जो है, ये इनको भी जर्मन संघ महासंघ में जो है सम्मिलित कर लिया गया। ऑल्सो ज्वाइंड इन द जर्मन फेडरेशन। एंड पर्सियाज रूलर विलियम आई वाज प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी इन 1831। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इनको सम्मिलित कर लिया गया तो पर्शिया के शासक जो विलियम प्रथम जो हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट है, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कर देना, यहाँ पे फर्स्ट कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा जो पर्शिया के शासक विलियम प्रथम को 1831 में
जो है संयुक्त जर्मनी का सम्राट जो है घोषित कर दिया गया। तो इस 4 स्टेजेस में जो है यूनिफिकेशन हुआ। इन यूनिफिकेशन को इसी तरह से लिखोगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी में बता दिया पहले स्टेप में क्या हुआ था, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, उसके बाद में तीसरा स्टेप जो है उसमें क्या हुआ था, और फिर लास्ट फाइनल स्टेप में क्या हुआ था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम ए रिन्यूएबल रिसोर्स। व्याख्या कीजिए जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसमें आप बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख सकते हैं, जितना भी लिख सकते हैं उतना हमने अपने बेस्ट तरीके से लिखा है। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स एज वाटर डज नॉट एक्सपायर्स वंस इट यूज्ड। तो जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल के प्रयोग करने से ये समाप्त नहीं होता। वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। जैसे कि आप बोल सकते इट्स रिसाइकलिंग इज पॉसिबल। हम इसका बार बार प्रयोग कर जो है बार बार प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसकी पुनः पूर्ति जो है संभव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और इन डोमेस्टिक वर्क देन वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बट डज नॉट एंड। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए तो जल का प्रयोग यदि हम उद्योग धंधों में और घरेलू कामकाज में करते हैं तो इससे जल जो है दूषित हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है, बट नॉट एंड, लेकिन समाप्त नहीं होता। दिस वाटर कैन बी क्लीन्ड एंड मेड यूजेबल अगेन। और इस जल को जो है साफ करके फिर से इसको इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। वाटर इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और जो है जल जो है इसका नवीनीकरण और पूर्ण भरण जो है जलीय चक्र द्वारा होता है। ऑल वाटर इज रिन्यूएबल एंड द वाटर साइकिल इज डायनामिक। जो है आपका संपूर्ण जल जो है नवीनीकरण योग्य होता है और ये जल जो है जल चक्र जो है ये हमेशा डायनामिक है, गतिशील है। सो रिन्यूएबल इज एंश्योर्ड। इसीलिए नवीनीकरण जो है सुनिश्चित होता है। वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी के कारण जो है जल का वाष्पीकरण होता है। वाटर वेपर कंडेंसेस इन द एयर। और जल वाष्प जो है हवा में संघनित हो जाते हैं एंड टर्न्स इनटू द क्लाउड, और बादलों में बदल जाते हैं। इन दिस वे द वाटर साइकिल इज ऑलवेज इन मोशन। और इसी प्रकार जलीय चक्र हमेशा गतिशील रहता है और ये फिनोमेना बार बार होता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जल किस जो है एक नवीनीकरण योग्य जो संसाधन है। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट, आपको इसमें डिफरेंस बताना है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड आपका डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में हम अंदर बताते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन डिस्पाइट बीइंग फिट एंड हेल्दी डज नॉट गेट मिनिमम वेज वर्क। अब इसमें क्या होता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है, इसमें जो खुली बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति के एक व्यक्ति जो है योग्य और स्वस्थ होते हुए भी जो है उसको न्यूनतम मजदूरी का काम नहीं मिल पाता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। और जो है इस तरह की बेरोजगारी संसाधनों की कमी के कारण मौजूद होती है। सेकंड पार्ट जो हम अगर अंतर बताना चाहें इसी का ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट अमोंग द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो खुली बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारों के बीच मौजूद होती है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के बीच में ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी देखने को मिलती है। जनरली दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन द अर्बन एरियाज। और इस तरह की बेरोजगारी जो है खुली बेरोजगारी जो है ये केवल शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं अंडर दिस द पर्सन इज रेडी टू वर्क। इसके अंदर इसके तहत या इसके अंदर व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड एनी वर्क फॉर हिमसेल्फ। लेकिन वह किसी भी काम को खोजने में अपने लिए असमर्थ होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी में पहला जो आ जाएगा इज द सिचुएशन व्हेन ए वर्कर इज वर्किंग बट हिज पोटेंशियल इज नॉट फुली यूटिलाइज। अब जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये हम इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। यह वह स्थिति होती है जब कोई
श्रमिक जो है, जो व्यक्ति है, वो काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी जो है पोटेंशियल, उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता। इन सच ए सिचुएशन, और ऐसी स्थिति में जो है एक श्रमिक जो है, ए वर्कर इज इंगेज्ड इन पर्टिकुलर वर्क बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू डू बेटर। और इसलिए जो है एक श्रमिक जो है इस स्थिति में एक किसी खास काम में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। सेकंड पार्ट जो है इसमें, ऑन द अदर हैंड, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इज जनरली प्रेजेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये ज़्यादातर जो है आपको कृषि क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, और इट कैन बी ऑब्जर्व मोस्टली इन रूरल पीपल्स। और जो है ये ज़्यादातर जो है गांव के लोगों में देखने को मिलती है। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट जो है, अंडर दिस द पर्सन हु इज़ वर्किंग, और इसके तहत जो व्यक्ति काम कर रहा है, इफ़ ही इज़ फायर्ड, अगर उसको हटा दिया जाता है, देन देयर इज़ नो मच अफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन, अगर उसको हटा दिया जाता है तो उत्पादन पर कोई उसके ज़्यादा असर नहीं पड़ेंगे, यानी कि उसको हटाने से उत्पादन जो है कम, ज़्यादा मतलब कम नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जो कि हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। और ये जो है साल के कुछ महीने देखी जाती है, जब फसल जो है अपने आप पकने लगते हैं। उस समय जो है लोगों के पास या किसानों के पास या जो उस खेत में काम कर रहे होते हैं उनके पास में उसकी जो है आवश्यकता नहीं होती लोगों की, उस समय ये देखी जाती है। तो खुली बेरोजगारी के बारे में 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। उसी तरह ये 3 पॉइंट जो है बिल्कुल सिमिलर जो है, जस्ट अपोजिट प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लेना। अब आते हैं हम मैप वर्क की तरफ। तो आपको सबसे पहले इंडिया का वर्क मैप जो है उसमें आपको सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर बांध, उसके बाद में है जो आपको उत्तराखंड, और उसके अलावा जो है आपका अरबियन सी, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, और कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो आपको बताना है। एक तो बताना है आपको, देख लो हिंदी में समझ लो, सरदार सरोवर बांध बताना है, दूसरा भारत की राजधानी, तीसरा उत्तराखंड, चौथा कोयला उत्पादक राज्य, और पांचवा अरब सागर। ठीक है, तो हम देखिए अरब सागर जो है आपका किधर होता है, इधर जो है ये वाला एरिया जो है अरबियन सी होता है, इसको हम अरब सागर में लेते हैं। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा, इस साइड वाला एरिया जो है, ये पूरा जो नीले कलर का आपको पानी दिख रहा है, ये सारा पानी जो है ये आपका अरब सागर है। ठीक है, और जो है सरदार सरोवर डैम जो है ये आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ेगा। तो वो इस जगह पे, ये लोकेशन जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर आपको दिखाना है। कभी भी मानचित्र देखना तो आपको ये जो गुजरात का नक्शा जब आके महाराष्ट्र में मिल रहा है तो महाराष्ट्र से जस्ट पहले आपको इसको दिखा देना है, सरदार सरोवर डैम, आपको नाम से ही याद आ रहा है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो है, ये नक्शा छत्तीसगढ़ का है, और ये क्यों दिखाया गया है कि ये एक जो है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, ज़्यादातर कोल जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है। सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग जो है छत्तीसगढ़ में होती है। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं अभी जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये पूरा नक्शा जो है छत्तीसगढ़ का है, तो इसको आपको शो कर देना है, ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, इसके बाद में इधर साइड में झारखंड वगैरह हैं तो उनको छोड़ दो, आपको ज़रूरत नहीं है। झारखंड भी दिखा सकते हो लेकिन छत्तीसगढ़ मोस्ट सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो है ये आप ये पानी देख रहे हैं, ये सारे के सारे पानी, ये भी बता देता हूँ साथ साथ में चलते चलते, ये पानी जो है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी एरिया। तो कभी भी आपसे पूछे बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल को बंगाल की खाड़ी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और नीचे जो है ये आपका, ये नीचे वाला पोर्शन जो ये आपको श्रीलंका दिख रहा है, इसके नीचे जो पानी है, इस मैप के नीचे जस्ट इस साइड में जितना भी पानी होता है, ये सारा का सारा हिंद महासागर जो है ये है। ठीक है, ये बाद में मैं दिखाऊंगा आपको वर्ल्ड मैप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दिल्ली जो है आपको यहाँ पर सेंटर में, दिल्ली इस जगह पे दिखाई देगी, ये दिल्ली है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे। उत्तराखंड जो है ये वाला मैप जो है, ये पूरा का पूरा एक उत्तराखंड है, जिसको पहले यूपी में शामिल किया गया था, और यूपी से काटने के बाद में उत्तराखंड जो है राज्य बनाया गया। तो ये आपका उत्तराखंड जो है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये उत्तराखंड में आ गया। दिल्ली आपको दिखाई दिया मैंने। तो ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हमारे। 5 चीज़ें पूछी गई थी, अरबियन सी, सरदार सरोवर डैम, दिल्ली, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ इन इंडियन मैप। तो हमने इस तरह से दिखाया, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है राजस्थान हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, क्लियर होगा। इसके बाद में ये एमपी हो जाता है आपका, इस तरह से ये महाराष्ट्र हो जाता है, इस तरह से सारे को सारे चीज़ें आपको, ये यूपी हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे, यहाँ बिहार हो जाता है आपका, यहाँ पे ऊपर ये नेपाल है।
तो ये सारे मानचित्र को आप थोड़ा ढंग से याद रखा करो। उसके बाद आते हैं हम, आपको हिस्ट्री सेक्शन में वर्ल्ड मैप में जो है भूटान को दिखाना है, अमेरिका दिखाना है, इंग्लैंड दिखाना है, ओशियन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर और श्रीलंका दिखाना है आपको। श्रीलंका तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो है ये छोटा सा लटक रहा है ये श्रीलंका है। और श्रीलंका के नीचे ये जितना भी पानी है श्रीलंका और भारत के नीचे वाला एरिया में, ये सारा का सारा इंडियन ओशन में काउंट होता है। भूटान आपको पता ही है ऊपर की तरफ है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं, भूटान को, अमेरिका को, इंग्लैंड को, हिंद महासागर को और श्रीलंका को। तो ये रहा वर्ल्ड मैप। अब इसमें देखिए भूटान जो है आपका इंडिया का जो नक्शा है उसके जस्ट कोने में इस साइड में जहाँ पर आपका ये मिलता है, ऊपरी एरिया मिलता है, इधर आपको भूटान मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। तो इस साइड भूटान हो गया। इसके बाद में श्रीलंका जो है ये छोटा सा आपको दिख रहा है जो इंडिया के नीचे ये है, ये आपका श्रीलंका है। और यहाँ पर इंडिया के नीचे जितना भी ये पानी वाला एरिया है, इस साइड में देखो, एक मिनट को, इस साइड में जो है ये एरिया है नीचे की तरफ, ये नीचे वाला पानी का एरिया जो है ये वाला सारा ये ओशियन है आपका, इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर है। इधर मैंने बताया था आपको बे ऑफ बंगाल है। और इधर मैंने आपको अभी भी देखो यहाँ पर दिखाया था कि आपका जो है अरबियन सी किधर है, तो आपका अरब सी जो है वो इस साइड में अरबियन सी पड़ता है, इधर वेस्ट ऑफ बंगाल, इधर हिंद महासागर, ठीक है, ये 3 जगह है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इंडियन के चारों तरफ की चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में इंग्लैंड जो आपको दिखाना है, तो इंग्लैंड जो है ये छोटा सा आपको जो ये टुकड़ा सा दिखाई दे रहा है इधर, ये इंग्लैंड नामक जगह का है, ठीक है। इसके बाद में आपका अमेरिका जो है ये पूरा का पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हो जाएगा आपका। तो अमेरिका हमको दिखाना है तो मेनली अमेरिका इसी को काउंट करते हैं, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है श्रीलंका मैंने बता ही दिया आपको, ओशियन बता ही दिया, भूटान बता दिया। और यहाँ पर जो है ये तो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो आप। इस तरह से आपका ये नक्शा है जिसमें आपको ये 5 चीज़ें बतानी थी, तो पांचों चीज़ें हमने इसमें देख ली। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना ना भूलें और सारे वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है।